कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, जो कि विश्व का भूगोल होगा और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टॉपर भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इसलिए अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हमारा लक्ष्य हो चुका है कि हम पहले उसको उसका डिस्कशन करेंगे, काफ़ी गहराई से उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उससे संबंधित हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं कि पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमें क्या कह रहा है या क्या पूछ रहा है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला कथन क्या कह रहा है कि नेबुलर परिकल्पना ने माना कि ग्रहों का निर्माण धीरे धीरे घूमने वाले युवा सूरज से जुड़ी सामग्री के एक बादल से होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी को विस्तार जो है या बिग बैंग थ्योरी का जो विस्तार है वो ब्रह्मांड परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है। तो सही कूट से आप सही उत्तर चुनना है आपको। तो पहला कूट क्या कह रहा है, केवल एक, दूसरा केवल दो दे रहा है, तीसरा दे रहा है एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर करके दीजिए, उत्तर कीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए पहले दोस्तों कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित में जो कथन सही है, तो नेबुलर परिकल्पना ने माना कि ग्रहों का निर्माण धीरे धीरे घूमने वाले युवा सूरज से जुड़ी सामग्री के एक बादल से होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी का विस्तार जो है वो ब्रह्मांड परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। तो सही कूट क्या होगा, पहला और दूसरा। पहले दूसरा कौन सा कूट पे दे रहा है, सी पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार किस सिद्धांत से संबंधित है। आपके ऑप्शन है बिग बैंग थ्योरी, सापेक्षता का सिद्धांत, बाइनरी स्टार थ्योरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा कि ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार किस सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार जिस सिद्धांत से संबंधित है वो बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोवियन ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या है कि जोवियन ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका पहला कथन कह रहा है कि जोवियन ग्रह सौर मंडल के चार अंतरतम ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दूसरा कथन कह रहा है कि जोवियन ग्रह पृथ्वी की तुलना में विशाल है और उनकी प्रकृति गैसीय है। तीसरा है जोवियन ग्रहों का निर्माण मूल तारे के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, जहां गैसों के ठोस कणों के लिए संघनित होने के लिए बहुत गर्म था। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि जोवियन ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों, जोवियन ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, जोवियन ग्रह के संबंध में जो कथन सही है वो आपका होगा जोवियन ग्रह पृथ्वी की तुलना में विशाल है और उनकी प्रकृति कैसी होती है, गैसीय होती है। तो ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा, यानी बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, आइए उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग। तो इम्पोर्टेंट क्या कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य, पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु एल ए बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बनाते हैं? एल ए बनाते हैं। आपके ऑप्शन है एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक सरल रेखा, एक विषमबाहु त्रिभुज।
तो दोस्तों अगर सूर्य पृथ्वी प्रणाली में की बात करें तो सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कई बिंदु शामिल हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के रहने के लिए एक स्थिर वातावरण बनाते हैं। दूसरा कह रहा है लैग्रेंज बिंदु वे स्थान होते हैं जहां दो बड़े पिंडों जैसे पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु द्वारा महसूस किए जाने वाले अपकेंद्री बल के बराबर होता है। और सूर्य पृथ्वी प्रणाली में 5 लॉरेंज बिंदु होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी याद रखिए। एक होता है L1 दोस्तों, एक होता है L2, एक होता है L3, एक होता है L4 और एक होता है L5। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर 4 और 5 की बात करें तो ये दो बड़े पिंडों के साथ एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये बिंदु सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी से आगे और पीछे 60 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। L4 और L5 को स्थिर माना जाता है क्योंकि वहाँ स्थिर वस्तुएं स्थिर रहती हैं, जिससे वे अंतरिक्ष मिशनों और उपग्रहों के लिए आदर्श बन जाते हैं। बात समझा दोस्तों। तो सूर्य, पृथ्वी और लैग्रेंज वक्र L4 एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? माफ कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बात सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान कहलाता है। बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान कहलाता है चंद्रशेखर सीमा, इंडिकटन सीमा, होयल सीमा या फिर बाउलर सीमा। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर हम किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र की बात करें तो किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्र सीमा कहलाता है। इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले विल्हेम एंडरसन एवं ईसी स्टोनर ने 1930 में किया था। कब किया था प्यारे दोस्तों? ये याद रखिएगा, 1930 में किया था। और ये जो बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित और मान्य है। इसे विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेवेंटर ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कथन कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो पहला और दूसरा कथन आप लोग ने देख लिया दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो फिर कूट से सही उत्तर चुनना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कूट की सहायता से। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा कूट सही दे रहा है? ए दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का नक्षत्र का क्षेत्र है। दूसरा कह रहा है मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। तीसरा कह रहा है मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सौर मंडल से लगभग 22 लाख वर्ष दूर है। तो दोस्तों ये कथन आप लोग ने देख लिया। कूट क्या कह रहा है कि पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के सबसे शीतल तथा सबसे चमकीले तारों का नक्षत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सौरमंडल के लगभग 22 लाख वर्ष दूर है। तो ये तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन आपके कौन से कूट पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि तारे के जन्म और विकास के बारे से संबंधित है। पहला कथन कह रहा है कि तारों का जो जीवन काल होता है वो अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है तो लाल दानों से श्वेत वामन और अंततः काला दानों में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यदि अगर तारे का जो द्रव्यमान होता है अगर वो सूर्य के द्रव्यमान से कम हो या फिर बराबर हो तो ये लाल दानों से श्वेत वामन में और फिर अंततः यानी अंत में ये काला दानों में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद
विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके बाद ब्लैक होल में बदल जाता है। तो ये दोनों कथन आपने देखे। सही कूट से उत्तर का चयन करना है। कूट क्या कह रहा है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों, तारे का जन्म और विकास के बारे में कौन सा कथन सही होगा। तो दोस्तों अगर बात करें तारे के जन्म और विकास के बारे में, तो तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है तो लाल दानों से श्वेत वामन और अंततः काला दानों में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन सही है। अगला कथन कह रहा है दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा, इसके बाद ब्लैक होल में बदल जाता है। तो ये दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों ये दोनों कथन कहाँ पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि नक्षत्र दिवस होता है 24 घंटे 56 मिनट का, 23 घंटे 48 मिनट का, 23 घंटे 56 मिनट का, या फिर 23 घंटे 42 मिनट का। दोस्तों तो नक्षत्र दिवस फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटे 56 मिनट का। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दोस्तों ध्रुव तारे से संबंधित है। आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आकाशगंगा में हमेशा एक स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। दूसरा कह रहा है कि सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ावा जाए यानी बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। आपने दोनों कथन देखे दोस्तों। अब ऊपरी कोट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला और दूसरा केवल है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर ध्रुव तारे के विषय की बात करें तो पहला कथन तो सही है कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आकाशगंगा में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। दूसरा कह रहा है कि सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे को इंगित करता है। तो बिल्कुल सही है। तो ऊपरी कूट का उत्तर क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल एक है। आपके ऑप्शन है तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव संकुचित तारा, बहुत कम सतह तापमान वाला तारा, बिना वायुमंडल वाला तारा, या फिर स्पंदित तारा। तो सही कूट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सही उत्तर दीजिए कमेंट में कि ब्लैक होल है। तो दोस्तों ब्लैक होल क्या है? एक तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव संकुचित तारा है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक क्यों दिखाई देते हैं? प्रश्न क्या है कि तारे जो होते हैं वो पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक क्यों दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शन है ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। बहुत ही ईजी और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये कि तारे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक क्यों दिखाई देते हैं। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों तारे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर अधिक क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप और मेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे आपको वन लाइनर प्रश्नोत्तर भी आपको मिल जाएंगे। आप उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता
तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ जाएँ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सिरियस। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि सौर मंडल के सबसे बाहर चमकीले तारे का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? सीरियस। और ये जो सीरियस तारा है उसको और किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बिल्ली तारा, कुत्ता तारा, लोमड़ी तारा या फिर शेर तारा। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा जो सीरियस होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा तो इसको कुत्ता तारा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर इसके बारे में और जानें तो दोस्तों, आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस है, जिसे डॉग स्टार या अत्यधिक आधिकारिक तौर पर अल्फ़ा कैनिस मेरिस भी कहा जाता है, जो कि नक्षत्र कैनिस मेसर में स्थित है। एक चीज़ और दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि जो सीरियस नाम का जो चमकीला तारा है वो कहाँ स्थित होता है? तो ये नक्षत्र के कैनिस मेजर में, याद रखिएगा दोस्तों, कैनिस मेजर में। ठीक है, कैनिस मेजर में स्थित होता है। ठीक है, कैनिस मेजर में स्थित होता है। और सीरियस एक बाइनरी स्टार है जिसमें एक चमकदार मुख्य अनुक्रम तारा सीरियस ए 1.46 के स्पष्ट परिमाण के साथ हावी है। बस समझा रहे दोस्तों। तो सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस को भी कहा जाता है कुत्ता तारा, या इसी तारे को हम स्टार डॉग के नाम से भी जानते हैं और इसी तारे को कैनिस मेजरिस के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ स्थित होता है? नक्षत्र के कैनिस मेजर में स्थित होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है सूर्य के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां हिस्सा, सूर्य के द्रव्यमान का आधा हिस्सा। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना हिस्सा होता है? तो दोस्तों, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा होता है। कौन सा? सूर्य का 1000वां हिस्सा होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा है। विशालकाय ग्रहों में सबसे विशालकाय बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग बराबर होता है, 318 के बराबर होता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 11 गुना होता है। सूर्य के व्यास का लगभग 10वां हिस्सा होता है। व्यास का 10वां हिस्सा होता है सूर्य के, और सूर्य के द्रव्यमान का ये 1000वां हिस्सा है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रहण के दौरान छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है हेलो, अम्ब्रा, पेनब्रा या ब्लैक होल। ग्रहण के दौरान छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों, ग्रहण के बाद सबसे काला जो क्षेत्र होता है, जो छाया होती है, वो कौन सा भाग होता है? उस काले भाग को कहा जाता है अम्बरा दोस्तों। क्या कहा जाता है? अम्बरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अम्बरा दोस्तों ये लैटिन में छाया के लिए यूज़ किया जाता है, जो सबसे भीतरी और सबसे गहरा हिस्सा होता है जहाँ प्रकाश स्रोत पूरी तरह से अवरुद्ध शरीर द्वारा अवरुद्ध होता है। अम्बरा में एक पर्यवेक्षक कुल ग्रहण का अनुभव करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाशगंगा के केंद्र के चार तो दोस्तों, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है पारसेक, खगोलीय वर्ष, ब्रह्मांडीय वर्ष या फिर प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि को कहा जाता है। दोस्तों, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की एक परिक्रमा की अवधि को कहा जाता है ब्रह्मांडीय वर्ष। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आकाशगंगा वर्ष, जिसे ब्रह्मांडीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, यह समय अवधि है जो सूर्य को मिल्की के आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक बराबर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक है।
एक कक्षा की लंबाई का अनुमान लगभग 225 से 250 मिलियन स्थायी वर्षों तक का होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि वे तारे जो नंगी आंखों से एकल दिखाई देते हैं लेकिन दूरबीन से देखने पर दोहरे तारे हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉस्मिक तारे, क्वासर तारे, बाइनरी तारे या फिर नोवा और सुपरनोवा? तो दोस्तों ऐसे तारे जो नंगी आंखों से एकल दिखाई देते हैं लेकिन दूरबीन से देखने में दोहरे तारे हो जाते हैं, ये होते हैं दोस्तों बाइनरी तारे। क्या होते हैं? बाइनरी तारे। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान में एक डबल स्टार या विजुअल डबल सितारों की एक जोड़ी है जो पृथ्वी से देखने पर एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, खासकर ऑप्टिकल टेलीस्कोप की सहायता से दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जोड़ी या तो एक बाइनरी स्टार बनाती है, यानी आपसी कक्षा में सितारों की एक बाइनरी प्रणाली एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई, या एक ऑप्टिकल डबल है जो पर्यवेक्षक से अलग अलग दूरी पर दो सितारों की एक संयोग रेखा दृष्टि संरेखण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है। दूसरा, पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौरमंडल के द्रव्यमान का 75% हिस्सा है। सूर्य के व्यास की बात करें, सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पृथ्वी ग्रहों में चौथा सबसे छोटा है। हालांकि चट्टानी ग्रहों के संदर्भ में सबसे बड़ा है, लेकिन यह सबसे घना है। तो इसलिए इस आधार पर आपका ऑप्शन क्या राइट होना चाहिए कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे सघन है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक ग्रह का एक लंबा पथ होता है? तो किस वैज्ञानिक ने किया है? आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक ग्रह का एक लंबा पथ होता है। आपके ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस या फिर केपलर। तो दोस्तों केपलर ने अपने ग्रहों की गति के नियम के माध्यम से साबित किया कि हर ग्रह का एक लंबा पथ होता है। केपलर को सौरमंडल के कॉपरनिकल मॉडल पर विश्वास था, जो गोलाकार कक्षाओं के लिए कहता था, लेकिन वह ब्राहे की अत्यधिक सटीक टिप्पणियों को मंगल की कक्षा के लिए एक गोलाकार फिट के साथ समेट नहीं सका। मंगल ग्रह संयोग से बुध को छोड़कर सभी ग्रहों में सबसे अधिक विलक्षणता रखता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि केपलर वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक ग्रह का एक लंबा पथ होता है। और किससे साबित किया था? तो इन्होंने ग्रहों की गति के नियम के आधार पर, यानी कि ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में उस क्षेत्र का नाम क्या है जो तारों और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है? आपके ऑप्शन है ब्लैक होल, ओजोन होल, क्षुद्र ग्रह बोर्ड या फिर व्हाइट होल। प्रश्न क्या है कि खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में उस क्षेत्र का नाम क्या है जो तारों और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है? तो दोस्तों खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में उस क्षेत्र का नाम है जो तारों और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, व्हाइट होल। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझ आ रही है दोस्तों? तो खगोल भौतिक में यह एक काल्पनिक अवधारणा है। सिद्धांत में व्हाइट होल जो ब्लैक होल के विपरीत होता है, तारों और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पल्सर होता है पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए, पृथ्वी से दूर जाते हुए, तेजी से घूमते हुए जो उच्च तापमान वाले तारे। आपको बताना है कि पल्सर क्या होता है। तो दोस्तों पल्सर की बात करें तो पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णनशील न्यूट्रॉन तारा है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरण उत्सर्जित करता है। यह विकिरण केवल तभी देखा जा सकता है जब उत्सर्जन की किरण पृथ्वी की ओर इशारा कर रही हो और उत्सर्जन की संपीड़ित उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्या कौन सा ऑप्शन आपका तो सही हो जाएगा? तेजी से घूमते हुए। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि उल्का शब्द एक अंतर्ग्रही पिंड के लिए प्रयोग किया जाता है। उल्का शब्द एक अंतर्ग्रही पिंड के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने और आग के गोले के रूप में मध्य हवा में विस्फोट होने के बाद। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने और मध्य हवा में विस्फोट हुए बिना पृथ्वी की सतह पर उतरने के बाद।
चौथा है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले। तो उल्का शब्द एक अंतर्ग्रही पिंड के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने और आग के गोले के रूप में मध्यमों में विस्फोट होने के बाद। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शूटिंग स्टार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका ऑप्शन है वे उल्का हैं, वे मलबे हैं जो धूमकेतु से अलग हो गए हैं। तीसरा कह रहा है कि वे पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय घर्षण के कारण उत्पन्न अत्यधिक उच्च तापमान के कारण प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वे एक प्रकार के तारे हैं। तो दोस्तों शूटिंग स्टार ऐसे सितारों की तरह दिखते हैं जो तेज़ी से आसमान में उड़ते हैं, लेकिन वे सितारे नहीं हैं। तो शूटिंग स्टार वास्तव में चट्टान या धूल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है। यह इतनी तेज़ी से चलता है कि वायुमंडल से गुजरते समय यह गर्म हो जाता है और चमकता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो एक प्रकार के तारे हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है किसी वस्तु का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश से देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। तो ये कथन आपका सही है। अगला कथन कह रहा है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से अधिक होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो फिर कौन सा सोचे? केवल एक। तो केवल एक ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। तो पहले दोस्तों इस हिसाब से आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? केवल पहला। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा के विषय में सत्य है। एस चंद्रशेखर भौतिक भारतीय मूल के अमेरिका खगोल भौतिकवाद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका कथन सही है। दूसरा कह रहा है इनके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान की श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है इस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिक में W.A. फॉवलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो तीनों कथन सही है। ऊपरी कोटि से उत्तर का चयन करना है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों? देखिए दोस्तों इसमें चौथा भी दे रहा है तो एक ऑप्शन हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 3। चौथा है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए ये हो नहीं सकता डी वाला। तो आपका 25वें का आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।